Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video we will be discussing about the chapter first of class 10th geography, that is resources and development. It is somehow related to chapter 1 of class 8, that is resources. So let's move on. Resource is a thing that satisfy our needs, and development means to upgrade them. So in this chapter we will be talking about all the resources which are present in the earth, as well as how we are developing them and how we are using them for our benefits. Now, the first line of the chapter is everything available in the environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally accepted, can be termed as resource. तो आप देखेंगे 8th क्लास में जब आपने रिसोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तब उसमें लिखा था एनीथिंग विच सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स। 10th क्लास में वही चीज़ है बट इलैबोरेटेड वर्जन में। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको पा सकें। दूसरा, इकोनॉमिकली फीजिबल, मतलब वो ज़्यादा हमारा पैसा खर्च ना हो, उसमें ज़्यादा हम नुकसान ना झेले, हमें प्रॉफिट हो। एंड थर्ड इज़ कल्चरली एक्सेप्टेड, मतलब जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी सोसाइटी फॉलो करती है, जो आपका कल्चर चला आ रहा है, वो उसको एक्सेप्ट कर सके। ये नहीं कि वो रिसोर्स ऐसी कुछ हो जाए जो कल्चरली एक तरीके से एक्सेप्ट ना हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड रिसोर्स। नाउ यू विल सी here in the center of this pyramid it is human beings. ऊपर आप देखेंगे physical environment, that is the nature we are talking about. This side is institutions and this side is technology. So technology, physical nature, institutions are the places where we use our brains to develop these resources. Physical environment is a place from which we get these resources, and technology is the weapon by which we are developing these resources. तो आपको एक तरीके से ये दिख रहा है, these are interrelated, and human beings, these are the one of the important and the most important resource on earth. The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. तो कोई भी आप जो आपका रिसोर्स है उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसे यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए इन तीन चीज़ों का इंटरैक्शन, नेचर का, टेक्नोलॉजी का और इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, और हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही उस नेचर से रिसोर्स को पा पाते हैं। एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इंस्टीट्यूशंस बनाकर, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाकर हम क्या करते हैं, वहाँ पे उस रिसोर्स को डेवलप करते हैं ताकि वो हमारी कंट्री और हमारे यूज़ के लिए एक तरीके से तैयार हो सके। क्या आपको लगता है कि रिसोर्सेज जो है फ्री गिफ्ट है नेचर की? तो ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम ह्यूमंस जो एक्टिविटीज़ करेंगे उसके बेसिस पे हमें रिसोर्सेज मिलती हैं, और हमने उन्हें क्लासिफाई करा है। 4 तरीके से क्लासिफाई करा गया है: ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा इनके बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की वो कहाँ से आई है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि वो कितने दिन तक चलेगी और कितने दिन तक यूज करी जा सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप का मतलब होता है कि कौन उस रिसोर्सेज का मालिक है। एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि वो कहाँ तक पहुंची है, अभी पूरी तरीके से रिसोर्स बन चुकी है या अभी मिडवे में है, क्या प्रोसेस चल रही है उसकी। तो ये 4 चीज़ें हैं। ओरिजिन इज बायोटिक, एबायोटिक। जो बायोटिक होता है दैट इज लिविंग, एबायोटिक इट इज नॉट लिविंग। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल इज द वर्ड विच कैन बी रिन्यूड, लाइक सनलाइट, विंड एनर्जी, ऑल दीज रिसोर्सेज। Non-renewable which cannot be renewed like coal, petroleum. On the basis of ownership, इंडिविजुअल ओनरशिप है, एक इंसान ने खरीदी हुई है या फिर किसी कम्युनिटी ने खरीदी हुई है। थर्ड, नेशनल, किसी कंट्री को बिलोंग करती है, या फिर इंटरनेशनल, या फिर इंटरनेशनली जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उनको बिलोंग करती है।
on the basis of status of development. So on the status of development, we have three: potential resources, developed stock, and reserves. We will learn about them in this chapter briefly. This is a flow chart. अभी तक किसी बच्चे को अगर रिसोर्सेस के बारे में कुछ नहीं पता तो वो ये चार्ट देखे और उससे इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करे. जैसे रिसोर्सेस दो तरीके की होती हैं, एक तो नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरी ह्यूमन रिसोर्सेस. जो नेचुरल रिसोर्सेस होती हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. जो ह्यूमन रिसोर्सेस होती हैं उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी. मतलब कितनी वो है, हम कितनी पॉपुलेशन है और उसका आईक्यू कितना है, उसकी क्वालिटी कितनी है, उसकी स्किल कितनी है. एंड एक स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, हमने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, मतलब डिफरेंट लैबोरेटरीज हमने जो बनाई हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो हमने बनाई है वो. अब हम नेचुरल रिसोर्सेज पे आते हैं. रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल मैं आपको बता चुका हूँ. जो रिन्यूएबल है उसमें है कॉन्टिन्यूस और फ्लो. जैसे विंड एंड वाटर, वी कॉल देम फ्लो रिसोर्सेज और कॉन्टिन्यूस रिसोर्सेज. एंड सेकेंड इज बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल वो होती है जिसमें एक तरीके से आपकी जैसे नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ आर ऑल द एनिमल्स एंड द डिफरेंट स्पीशीज दैट आर ऑन अर्थ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज. अब मैंने आपको चार चीज़ें बताया, ओरिजिन पे, एग्जॉस्टिबिलिटी पे और इसके स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे एंड ओनरशिप पे. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग बींग से हमें मिलती हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा. एबायोटिक रिसोर्सेज जो होती हैं, ठीक है, ये वो रिसोर्सेज होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग से हमें मिलती हैं, जैसे रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स अंडर द अर्थ, ये सब चीज़ें. ऑन नेक्स्ट टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कितनी जल्दी वो ख़त्म होता है, कितनी देर तक वो चलेगा. जैसे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं आपकी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसमें आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी आ सकता है क्योंकि इट ऑल्सो गेट रिप्रोड्यूस्ड एंड रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेती हैं दोबारा बनने में, रिकवर करने में. दैट इज द फॉसिल फ्यूल, coal, petroleum, all these are non-renewable resources. Third is on the basis of ownership. Individual resources. They are also called owned privately by individuals. तो private resources को भी हम कह सकते हैं individual resources. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. In villages, there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, houses, properties, plantation, pasture lands, ponds, water, wells, etc. are some of the examples of resource ownership individuals. Basically, जो ज़मीन आपने खरीदी है, आप जिस घर में रहते हो, जिनके अपने घर हैं, तो आपने वो लैंड खरीद रखा है, जहाँ उस पर घर है वो आप पर हक है उसका, जो आपका घर है उस पर हक है आपका, तो वो है इंडिविजुअल रिसोर्स आपकी. कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो एक कम्युनिटी के को बिलोंग करती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स. तो गांव में जो घास चराने की जगह है वो बरियल, जहाँ पे दफनाया जाता है लोगों को. विलेज पॉन्ड, वहाँ पे कोई पॉन्ड है जो एक विलेज को बिलोंग करता है. जैसे पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, ये सब कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है. देन नेशनल रिसोर्सेज की हम बात करें जो हमारे नेशन को बिलोंग करती है. टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन. The country has legal powers to acquire even private properties for public good. एक इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी वो अक्वायर कर सकती है. You might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individuals. तो जब गवर्नमेंट सोचती है कि उनको रोड्स बनानी चाहिए जो लोगों के लिए काम करे, तो वो प्राइवेट लैंड को भी खरीद सकते हैं और वहाँ पे रोड बनाई जा सकती है. ठीक है. अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड. All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries of oceanic area up to 12 nautical miles from the coast term as territorial waters and resources therein belong to the nation. अब सिर्फ कंट्री में नहीं, जो मेन लैंड है वो नहीं, अगर इंडिया के आप कोस्टल एरिया में जाएंगे, वहाँ से 22 किलोमीटर्स तक सी में, वो भी इंडिया का ही एरिया है, जिसे 12 नॉटिकल माइल्स बोला जाता है. अगर आप कंट्री देखें, इंडिया का मैप देखें, तो 3 साइड से वो पानी से घिरा हुआ है और कोस्टल एरिया से 22 किलोमीटर तक जो एरिया है पानी का, वो भी इंडिया को ही बिलोंग करता है, वो भी नेशन को बिलोंग करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिसोर्सेज.
देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज ऐसी होती हैं दुनिया में जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस, वो उनको रेगुलेट करते हैं। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize it without the concurrence of international institutions। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते क्या हैं? हम अगर देखें, ओशन बहुत बड़ा है, तो कुछ ओशन का एरिया जो कि कंट्रीज के रीच से बाहर है, वो एरिया यूज करा जाता है बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा फॉर ट्रेड। करने से क्या होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह सामान को एक्सचेंज करते हैं, जिससे हम व्यापार करते हैं और हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है। तो कुछ जोन्स बनाए गए हैं, लेकिन उन जोन्स के बाहर भी बहुत सारा ओशन खाली है। तो क्या कोई भी कंट्री जाकर वहां से जो कोल पेट्रोलियम है उसे ले सकती है? नहीं। 200 nautical miles ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द ओपन ओशन। और जो ओशन का एरिया है, जो 200 नॉटिकल माइल्स आपका जो इकोनॉमिक जोन है जहां पे व्यापार होता है, वहां तक तो ठीक है। वहां से 200 नॉटिकल माइल्स अगर आप दूर चले जाएं ओशन में, जो कि ओशन बहुत बड़ा है, वो किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करता। और अगर वहां की रिसोर्सेज आपने यूटिलाइज करनी है, वहां का कोल, पेट्रोलियम या अंडर वाटर रिसोर्सेज जो भी हैं, वो आपको करनी है एक्वायर, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की या इंस्टीट्यूशंस की, लाइक यूनाइटेड नेशंस। ओके, नाउ फोर्थ एंड लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि अभी उनका कहां तक, किस स्टेज तक पहुंचा है डेवलपमेंट। सो सबसे पहले है पोटेंशियल रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। हमें पता है कि एक जगह पे यहाँ पे रिसोर्सेज है, लेकिन यूटिलाइज नहीं करी गई है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, वहां पर विंड एनर्जी का बहुत स्कोप है, बट वो अभी तक प्रॉपरली वो एरिया डेवलप नहीं हो पाया, इस वजह से हमने हार्नेस नहीं कर पाए। तो उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, कि इनमें अभी भी पोटेंशियल है, कुछ करने की हिम्मत है या फिर होने की संभावना है। डेवलप रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी हमें पता है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी। कोल की हमें पता है क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी कैसी है, हम इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो वी नो दैट, वी हैव द टेक्नोलॉजी। दीज आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्सेज। थर्ड, स्टॉक रिसोर्सेज। अब ये स्टॉक कौन सी हैं? Materials in the environment which have potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access these, are included amongst the stock। मतलब कि हमारे पास मटेरियल प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है अभी कि हम एक तरीके से उसको यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, but we do not have the advanced technology know how to use it for the purpose। हम पानी से हाइड्रोजन बनाकर उसको एज अ फ्यूल यूज नहीं कर पाते, तो अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है जिससे हम यूज कर सकें। नेक्स्ट इज रिजर्व्स। रिजर्व्स जो आपने एक तरीके से वर्ड से ही समझ गए होंगे, जो बचा के रखा जाए। ये स्टॉक जो है आपका, देखिए स्टॉक हमें अभी पता नहीं है कि कैसे एक्सेस करना है, तो रिजर्व एक तरीके से सबसेट है उसका, एक तरीके से उसका हिस्सा है, which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started। अब इनकी बारे में हमें पता है कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसे बचा के रख रहे हैं अभी। These can be used for meeting future requirements। अगर फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उसका यूज कर सकते हैं। River water can be used for generating hydroelectrical power, but presently it has been utilized only at a limited extent। मतलब जितनी भी रिवर्स है हमारी कंट्री में, सब पे डैम बनाकर उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसको हमने अभी बचा के रखा है, बिकॉज जो हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है हम पूरी कर रहे हैं जितने से भी। द वाटर इन द डैम्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर एंड वी आर सेविंग इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो रिजर्व एक तरीके से आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी थोड़ा बहुत काम कर रहा है कि ये बचा के रख रहा है, और कभी हमें डिफिकल्टी आई देन ओनली वी विल बी एबल टू यूज दैम। हमने अभी रिसोर्सेज की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी और अलग अलग कैटेगरी में उनको डिफरेंशिएट करते हुए देखा। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट वॉज बिलीव्ड that resources are free gifts from nature. As a result, human beings use them
indiscriminately and this has led to following major problems. हमने रिसोर्सेज को समझा कि ये तो फ्री की है, हम इसे यूज़ करते जाते हैं और अपना काम निकालते हैं, लेकिन ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से हमने इसका यूज़ किया है तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को बहुत प्रॉब्लम सहनी पड़ेंगी. उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ. डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. ये प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स की ग्रीडिंगनेस के लिए हम रिसोर्सेज को खो रहे हैं अपनी. कोई इंडस्ट्रीज जो सेटअप हो रही हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, हम उसको बेधड़क उसको यूज़ करते जा रहे हैं रिसोर्सेज को. लाइक वाटर, वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ वाटर इन फैक्ट्रीज and then distributing or discharging the ill treatment water in our mainstreams. We are depleting it. Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, haves and have nots, और rich और poor. अब देखिए रिसोर्सेज जो हैं कुछ चुनिंदा हाथों में ही हैं, मतलब जितने भी बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो रिसोर्सेज को इतनी बुरी तरीके से उसका यूज़ करते हैं अपनी ग्रीड के लिए, पैसा कमाने के लिए, कि ये दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई है. एक जिनके पास सब कुछ है, एक जिनके पास कुछ भी नहीं. Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. तो चार चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी है इस एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ रिसोर्सेज से. हमने कोल, पेट्रोलियम ऐसा यूज़ करा है कि हमारे हार्मफुल गैसेस इन्वायरमेंट में आ गई हैं. इंडस्ट्रीज हम यूज़ करते हैं, उसका फ्यूम्स जाते हैं तो हमारे जो पूरे एटमॉस्फेयर है उसको ख़राब करता है. तो इसमें आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज़ द राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर. हमारा टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है. ओजोन लेयर डिप्लीशन. ओजोन लेयर एक लेयर है जो हमें हार्मफुल रेडिएशंस जो सन से आती है उनसे बचाता है. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ गया है. जो पार्टिकुलेट मैटर जो है, मतलब कि जो हमारा जो एयर है उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए होता है, वो ख़राब कर दिया है, जिसकी वजह से हम जब सांस ले रहे हैं सो वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक एस्थमा एट्सेट्रा. एंड लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि जो ज़मीन है जिस पे हम क्रॉप उगाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, वो ख़राब हो रही है. एंड वो ख़राब होगी तो हमें जो क्रॉप प्रोडक्शन से जो आएगा वो भी ख़राब मिलेगा. एंड इवेंचुअली वी आर सफरिंग. An equitable distribution of resources has become essential for the sustained quality of life and global peace. If the present trend of resources depletion by a few individuals or countries continues, the future of the planet is in danger. Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all form of life. Sustainable existence is a component of the sustainable development. Resource planning बहुत important है. प्लान करना कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए हमें आना चाहिए. रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तभी सस्टेनेबिलिटी आएगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ये हमने पहले भी कवर किया था इकोनॉमिक्स में. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. इसका मतलब यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है कि हम बिना एनवायरनमेंट को डैमेज करे डेवलप होएं, और जो अभी का डेवलपमेंट है जो हम कर रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के लिए. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी रिक्वायर कोल फॉर आवर एनर्जी प्रोडक्शन, हमें कोयला चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमें एक लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए. ये नहीं कि जितना भी कोयला हमारे पास है सब उसको यूज़ कर देना चाहिए कोल को. तो अगर हम वो करते हैं तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कोल बचा ही नहीं रहे हैं. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी सस्टेनेबिलिटी शुड बी देयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए. इसी के लिए 1992 में एक समिट करवाई गई थी क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा. यूनाइटेड नेशंस एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मैं आपको इकोनॉमिक्स में बता चुका हूँ पहले ही. अब इस समिट में एक कन्वेंशन हुआ जिसमें एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया. एजेंडा 21 क्या था? जब ये समिट हुई 1992 में, तब 20th सेंचुरी चल रही थी और 2001 1 जनवरी 2001 से 21st सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी. तो ये जो 9 साल का पीरियड था, एक तरीके से 8.5 साल का पीरियड था, इस पीरियड में ये लोग क्या करना चाहते थे? क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहते थे, उसको कम करना चाहते थे, ग्लोबल टेम्परेचर को कम करना चाहते थे ताकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे. तो 100 कंट्रीज जो उस समय डेवलपिंग नेशंस थे और डेवलप्ड नेशंस थे वो वहाँ पर आए और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की मीटिंग अटेंड करी
और ये एजेंडा 21 अडॉप्ट किया। और मेन एजेंडा ये था 21 का कि 21st सेंचुरी आने से पहले हमें ये जो चीज़ है इन्वायरमेंट को बचाना है और ग्लोबल टेम्परेचर को कम करना है, राइज होने से रोकना है। लेट्स टॉक अबाउट रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग वो प्लानिंग है जिससे हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जिससे हम रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें, उनका जुडिशियस मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करें, कैसे कर सकते हैं। इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे इनॉर्मस डाइवर्सिटी है और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और कुछ रीजन्स ऐसे इंडिया के जो बहुत रिच हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ पाई जाती हैं, और दूसरे एरिया हैं जहाँ पर बिल्कुल नहीं पाई जाती। कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं या रीजन्स ऐसे हैं जो कि कंसिडर करे जाते हैं सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे शॉर्टेज होती है वाइटल रिसोर्सेज की। फॉर एग्जांपल, जो स्टेट्स हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये सेंट्रल इंडिया के आपके स्टेट्स हैं, दे आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। तो बहुत सारे मिनरल्स जो हैं जैसे माइका, ठीक है, एंड कोल डिपॉजिट्स जहाँ पर कोयला मिलता है आपको, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब जो अरुणाचल प्रदेश है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का, दैट हैज़ अ वेरी गुड वाटर कैपेसिटी। वहाँ पे नदी है, ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो करती है, बट इट लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। वहाँ पर अभी तक प्रॉपर डैम्स की सुविधा नहीं हो पाई है, और एक तरीके से कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, कहते हैं कि एक तरीके से बिल्डिंग्स नहीं है वहाँ पर प्रॉपर जो उस चीज़ को हार्नेस कर सके। टेक्नोलॉजी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है अभी, ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। तो राजस्थान जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन वहाँ पे वाटर रिसोर्सेस नहीं है। अब जो लद्दाख है, जो कि हमारी नई टेरिटरी है, वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज बहुत है हमारी। जो बुद्धिज़्म है वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड हो रखा है, और वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे एक तरीके से रिलीजियस प्लेसेस हैं जो टूरिस्ट प्लेसेस भी बन सकते हैं एक तरीके से। लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए वहाँ पर आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स भी बनाए जाते हैं। जो आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसमें फुंगसुक वांगडू जिस कैरेक्टर से इंस्पायर है, वो वही इंसान है जिन्होंने लद्दाख में एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एंड नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। इसलिए हमें एक रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए ताकि पूरी कंट्री को इक्वल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज मिले। Now let's talk about resource planning in India. As you know, India is very much rich in resources, and it is present in different parts of the country. But for resource planning, we have certain problems, and the process is complex. Why? Because it involves identification and inventory of resources across the regions of the country. First, we have to go there and then survey the area. Then we have to do maps regarding that resource, how are we going to extract it. Then we have to check the quality of that resource and the quantity of that resource, in how much amount the resource is present there. तो हमें सब चीज़ देखनी पड़ती है, सर्वे करना पड़ता है, मैप्स ड्रॉ होते हैं, ये चेक करा जाता है कि किस क्वालिटी का रिसोर्स है या फिर कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। देन सेकेंड पॉइंट इज evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill, institutional setup for implementing resource development plans. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लैब सेटअप करनी पड़ती है, फिर हमें रिसर्च वर्क करना पड़ता है, देन हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ती है उस रिसोर्स को निकाल कर, जिसमें हम एक्सट्रैक्शन करेंगे और जो हमें चीज़ चाहिए उसको हासिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोल चाहिए, देन वी हैव टू do planning that in which area that coal is present and what kind of factories, what kind of mines, how many laborers will be there. So all these things comes under play when we talk about resource planning. Then we need the skill and institutional setup. We have to hire people which have knowledge about these things, and then they will give an idea that how can we distribute these resources throughout India. Third, matching the resource development plans with overall national development plans. Now, if you are finding a resource somewhere and you want to develop it, for example, you find coal mines and you have to extract that coal, then you have to send that coal into a thermal power plant, then you have to convert it into an electrical energy. For that, if it is a smaller area, then you will be able to do it in a good manner. अगर कम जगह पे होगा, आपको कम समय लगेगा उसको समझने के लिए, but
To carry out the same thing throughout India, it needs planning, perfection, and a lot of skill and hard work. So for that we need people who have us in-depth knowledge. So these are the things that are required in resource planning. India has made efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. So after independence, a 5-year plan was made because government is there for 5 years. तो 5 साल में वो जो करेगी उसके बारे में एक प्लान बनाती थी. नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग. ठीक है, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था. सो इन दैट फर्स्ट ईयर से ही हमने फर्स्ट प्लान से ही रिसोर्स प्लानिंग का एक तरीके से स्टार्टिंग कर दी थी. द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन. किसी भी अगर रीजन को आपको डेवलप बनाना है देन हमें रिसोर्स ज़रूरी है. और सिर्फ रिसोर्स का होना ज़रूरी नहीं, हम उनको टेक्नोलॉजी से उसको रिसोर्स को गैदर भी कर सकते हैं, करना चाहिए. अब अगर ज़मीन के अंदर हमें पता है कि आयरन ओर है जिससे हम लोहा निकाल सकते हैं, लेकिन वो आयरन ओर ज़मीन के अंदर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको निकालने की या फिर प्योरीफाई करके आयरन बनाने की और उसके बाद स्टील बनाने की, तो हम उसका क्या यूज़ करेंगे? कोई यूज़ नहीं कर सकते. सो वी नीड technical know-how as well as we need latest technologies so that we can convert these resources. Okay, so there are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. So there are places where this thing the resources are present, but still they are backward because they don't have the technological know-how. On the contrary, regions having poor resources, they don't have any resource but they are very developed economically. So all these things matter. If you talk about Britishers, they came to India in search of spices and they found that India is a home to a lot of resources and they exploited that. And with the technological advancement that the Europeans had at that time, they used it here. And colonization, after doing colonization, they tried to exploit India and they took each and every natural resource they could take. Like they made millions out of it, like the timber, they cut the trees, they made forest laws, they made coal mines were under them. So a lot of things were taken by this Britishers. Now we will move on to conservation of resources. Very important topic as per your board examination because we are focusing on environment, and this conservation is a very important thing in when you are considering the current scenario. Resources are vital for any developmental activity. किसी भी एक्टिविटी के लिए resources बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन irrational consumption, irrational का मतलब होता है जो ढंग से नापा तुला ना हो, अंधाधुंध जिसे कहते हैं, अपनी मर्जी का, जिसे हम मेजर करके नहीं कर सकते. ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ज़्यादा यूज़ करना रिसोर्सेज को, may lead to socio economic and environmental problems. हमारी सोसाइटी को प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. जैसे हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट लाइक एनीथिंग. एक दिन क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा वर्ल्ड से, देन व्हाट विल वी यूज? सो दैट्स व्हाई वी आर शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है. गांधी जी ऑल्सो सेड दैट there is enough for everybody's need but not for anybody's greed. This question was asked in CBSE कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे संसार में रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा हैं कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, बट किसी एक इंसान का स्वार्थ पूरा नहीं होगा. We have become selfish, the people have become selfish and they are making money out of it. Lot of industries are set up and the resources are used unjudicially, and one day it will come on us. So this is the end of the first part. Stay tuned for the second part. Thank you.